हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज की इस वीडियो में हम जानेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर का जो हमारा अब नेक्स्ट एग्जाम आने वाला है, ग्रोइंग अप एज अ लर्नर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। और ये क्वेश्चन पेपर 2023 का है। इससे पहले मैं ऑलरेडी ही आपको 2024 का एग्जाम पेपर जो है वो प्रोवाइड करा चुका हूँ। आई होप आपने वो वीडियो देखी होगी। और इसी के साथ अगर आपको इसका पीडीएफ में सॉल्यूशन चाहिए तो पीडीएफ में सॉल्यूशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना नंबर प्रोवाइड कराया हुआ है, वहाँ पर से आप पीडीएफ में सॉल्यूशन भी ले सकते हैं। तो चलिए ज़रा अब इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हैं। और एक बहुत ही अच्छी बात है, अगर आप 2024 का क्वेश्चन पेपर देखोगे और फिर यहाँ 2023 के क्वेश्चन पेपर पर आओगे तो देखना कितनी ज़्यादा यहाँ पर सिमिलैरिटी मिलने वाली है हमें क्वेश्चन पेपर में। ठीक है, तो इसी वजह से दोनों अगर ईयर्स के करके जाओगे तो डेफिनेटली आप इजीली पास हो जाओगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड साइकोलॉजी। यानी कि हमें बताना है शिक्षा और मनोविज्ञान में क्या संबंध है। डिस्क्राइब स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। अब हमें शैक्षिक मनोविज्ञान के क्षेत्र और उद्देश्यों का यहाँ पर से वर्णन करके बताना है। तो चलिए ज़रा हम इसको एलोबरेट करते हैं अच्छे से। Psychology is the science of behavior and mental processes, while education is a process of bringing desirable changes in learners' behavior. मनोविज्ञान जो है वो व्यवहार और मानसिक प्रक्रियाओं का विज्ञान है। यानी कि इसमें हम किसी भी इंसान का बिहेव देखते हैं और उसकी मानसिक यानी कि मेंटल हेल्थ को देखते हैं। जबकि शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थियों के व्यवहार में वांछनीय परिवर्तन लाना है। और जो हमारी लर्निंग है, एजुकेशन है, ये क्या करता है, ये हमारे माइंड के अंदर बिहेवियर चेंज लेकर के आता है। Educational psychology applies psychological principles, findings, and techniques to solve educational problems such as teaching, लर्निंग एंड क्लासरूम मैनेजमेंट। और जो हमारा एजुकेशनल साइकोलॉजी है ये हमारी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है नई नई टेक्निक्स ढूंढने में। और किस तरीके की टेक्निक्स ढूंढने में, टीचिंग की, लर्निंग की और क्लासरूम मैनेजमेंट की टेक्निक ढूंढने में हमारी हेल्प करता है एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो इस तरीके से हमने दोनों के बीच में रिलेशन बताया। तो अकॉर्डिंग टू स्किनर, तो ये हमारे एक एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट हैं। तो चलिए ज़रा इनके बारे में जानते हैं कि ये क्या कहते हैं। एजुकेशनल साइकोलॉजी इज दैट ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी विच डील्स विद टीचिंग एंड लर्निंग। यानी कि एजुकेशनल साइकोलॉजी एक ऐसी ब्रांच है साइकोलॉजी की जो टीचिंग यानी कि पढ़ाने में और लर्निंग और अधिगम यानी कि समझने में, दोनों में रिलेटेड है आखिरकार। अब स्कोप ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, तो अब हम स्कोप के बारे में जानते हैं कि आखिरकार किस तरीके की फील्ड है ये हमारी। द लर्नर, लर्नर मतलब क्या हो गया, अंडरस्टैंडिंग एबिलिटीज, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, बिहेवियर एंड ग्रोथ। यानी कि शिक्षार्थी क्या करता है, क्षमताओं, व्यक्तिगत भिन्नताओं, व्यवहार और वृद्धि का अध्ययन हमारा एजुकेशनल साइकोलॉजी के अंदर आता है। लर्निंग एक्सपीरियंसेस, सेलेक्टिंग एज अप्रोप्रिएट एंड डेवलपमेंटली सुटेबल कंटेंट। यानी कि किसी भी इंसान की आयु और विकास के अनुसार उसे सामग्री का बिल्कुल मतलब ऐसा एजुकेशन मटेरियल प्रोवाइड करना जो वो उस एज ग्रुप में सीख सके। then learning process, learning environment, mental health and adjustment, individual differences and exceptional children। तो इन सभी के बारे में क्या करता है एजुकेशनल साइकोलॉजी, हमें बताता है। अब यहाँ पर से आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी की क्या क्या आखिरकार इसके उद्देश्य हैं। तो अकॉर्डिंग टू डब्ल्यू ए कैली, द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी इंक्लूड, तो क्या क्या इंक्लूड होता है इसके अंदर, अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ चाइल्ड यानी कि बच्चे की प्रकृति को समझना, अंडरस्टैंडिंग एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के उद्देश्यों को जानना, अंडरस्टैंडिंग साइंटिफिक मेथड्स इन एजुकेशन, वैज्ञानिक विधियों को समझना और ऐसे ही शिक्षण अधिगम की तकनीकों की जानकारी देना, ट्रेनिंग इन मेजरिंग लर्निंग आउटकम्स यानी कि शैक्षिक उपलब्धियों का मूल्यांकन करना, असिस्टिंग इन बैटल एडजस्टमेंट एंड प्रिवेंटिंग माल एडजस्टमेंट, स्टडिंग इमोशनल कंट्रोल एंड डेवलपमेंट यानी कि भावनात्मक नियंत्रण और विकास का अध्ययन करना। ये सभी जो चीज़ें हैं ये हमको एजुकेशनल साइकोलॉजी के अंदर सिखाई जाती हैं और हम इन्हीं चीज़ों को सीख करके बहुत अच्छी एजुकेशन की फील्ड में एक और नया मतलब हम बोल सकते हैं एक नया लेकर के आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए चॉइस में है तो इसको भी हम कर लेते हैं। तो यहाँ पर करने के तो हमको वैसे 48 मार्क्स कवर हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे 96 मार्क्स कवर हो जाएंगे ईजिली। क्वेश्चन है व्हाट इज ऑपरेंट कंडीशनिंग लर्निंग थियरी, डिटरमाइन इट्स यूटिलिटी इन द फील्ड ऑफ क्लासरूम टीचिंग। अब देखिए जब आप 2024 की वीडियो देखेंगे हमारे चैनल पर तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है एजुकेशनल साइकोलॉजी, वहाँ पर भी वो चीज़ थी।
और ये ऑपरेंट कंडीशनिंग लर्निंग थ्योरी ये भी वहाँ पर थी, ठीक है, जिसमें हमने पनिशमेंट और रिवॉर्ड्स के बारे में जाना था। तो चलिए अब यहाँ पर से और इसको एलोबोरेट करके अच्छे से समझ लेते हैं। तो इसी वजह से मैं बोल रहा हूँ, अगर आप प्रीवियस ईयर 2 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर कर लेंगे ना, तो डेफिनेटली आपका क्वेश्चन पेपर, आपका जो एग्जाम है कल का, वो बहुत अच्छा जाने वाला है। Operant conditioning is a theory of learning proposed by B.F. Skinner. It focuses on how behavior is shaped and maintained by its consequences. यानी कि प्रचालन अनुबंध अधिगम बोलते हैं हम इसको, ठीक है। प्रचालन अनुबंध अधिगम एक ऐसा सिद्धांत है जो बी एफ स्किनर ने प्रस्तुत किया था। यह सिद्धांत इस बात पर बल देता है कि किसी भी व्यवहार को उसके परिणामों द्वारा कैसे आकार दिया जा सकता है। यानी कि कोई भी बिहेवियर है, जैसे मतलब सामने से कोई भी स्टूडेंट हमसे कुछ भी कहता है, तो हम किस तरीके से आखिरकार उसका रिजल्ट उसको प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। अगर कोई स्टूडेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा मीन्स हम बोल सकते हैं बुली करता है, क्लास में परेशान करता है, तो हम उसको समझदारी से समझा सकते हैं, ठीक है। डिपेंड करता है हमारे आउटकम पर, कॉन्सिक्वेंस पर। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, लर्निंग अकर्स ड्यू टू री इन्फोर्समेंट, यानी कि रिवॉर्ड्स की वजह से, एंड पनिशमेंट। इट डील्स विद वॉलंटरी बिहेवियर्स एंड एक्सप्लेन्स हाउ डिजायरेबल बिहेवियर्स कैन बी स्ट्रेंथेंड एंड अनडिजायरेबल वंस रिड्यूस्ड। तो इसमें बताया हुआ, इसमें स्वैच्छिक व्यवहारों की बात की जाती है और यह समझाया जाता है कि सुदृढ़ीकरण यानी कि इनाम और दंड के माध्यम से अधिगम कैसे होता है, कैसे हम लर्न कर सकते हैं रिवॉर्ड और पनिशमेंट की हेल्प से। अब इसके प्रमुख तत्व की एलिमेंट्स के बारे में जानेंगे। पॉजिटिव री इन्फोर्समेंट, यानी कि एडिंग अ रिवॉर्ड टू एनकरेज बिहेवियर। होता है ना, जैसे अगर कोई स्टूडेंट जो है अच्छे मार्क्स लेकर आता है तो हम उसको कुछ ना कुछ रिवॉर्ड देते हैं, तो वही उसे हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव री इन्फोर्समेंट। नेगेटिव री इन्फोर्समेंट, यानी कि रिमूविंग एन अनप्लीजेंट स्टिमुलस, यानी कि अवांछित परिस्थितियों को हटा देना। पॉजिटिव पनिशमेंट, यानी कि एडिंग समथिंग अनप्लीजेंट, ऐसा कुछ हम मतलब पनिशमेंट दे देनी जो कि उसके लिए होगी तो, लेकिन फिर भी पॉजिटिव वे में होगी। और नेगेटिव मतलब जैसे किसी को मारपीट करना। शेपिंग, एक्सटेंशन, शेड्यूल्स ऑफ री इन्फोर्समेंट, यानी कि नकारात्मक दंड हो गया, लोप, एक्सटेंशन हो गया, और सुदृढ़ीकरण की अनुसूचियाँ, ये सभी चीज़ें जो हैं हमारी किस में आ जाती हैं, यही जो हमारा क्वेश्चन है उसी के अंडर में लाई करती हैं। नेक्स्ट है री इन्फोर्सिंग पॉजिटिव बिहेवियर। यहाँ पर हम एजुकेशन इम्प्लीकेशंस पढ़ रहे हैं क्लासरूम टीचिंग में। तो री इन्फोर्सिंग पॉजिटिव बिहेवियर, टीचर कैन प्रेज स्टूडेंट्स और गिव रिवॉर्ड्स फॉर डिसिप्लिन, पंक्चुअलिटी और क्लास पार्टिसिपेशन। जो टीचर्स हैं वो बच्चों को प्रेज कर सकते हैं, रिवॉर्ड दे सकते हैं डिसिप्लिन के लिए, पंक्चुअलिटी के लिए, और क्लास में किसी भी चीज़ में पार्टिसिपेशन करने के लिए, ठीक है। तो ऐसे बच्चे बहुत जल्दी सीखते हैं जब हम ये सभी चीज़ें बच्चों के अंदर लेकर के आते हैं। तो डिस्करेजिंग अनडिजायरेबल बिहेवियर, और जो भी अप्रोप्रिएट पनिशमेंट डिस्करेजेस मिसबिहेव, यानी कि व्यवहार को छोटे छोटे चरणों में विभाजित कर सिखाया जा सकता है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से। शेपिंग कॉम्प्लेक्स बिहेवियर, यानी कि प्रेरणा बनाए रखना है हमको, वहाँ जटिल व्यवहार को सीखना सिखाना है कि कैसे आपको उसको हैंडल करना है। मेंटेनिंग मोटिवेशन, यानी कि प्रेरणा बनाए रखना है, बच्चों के अंदर मोटिवेशन हमको बार बार देते रहना है। इमीडिएट फीडबैक, तात्कालिक प्रतिक्रिया, यानी कि जल्दी से बच्चों को कोई क्वेश्चन बता देना है और फिर उनसे पूछना है कि भाई अब आप बताइए आप इससे क्या समझे। तो इससे हमें बच्चों के मेंटल पर पता लगता है, मेंटल हेल्थ के बारे में, कि आखिरकार एक स्टूडेंट क्या सीखता है और किस वे में उसका माइंड ज़्यादा चल रहा है। इंडिविजुअलाइज्ड टीचिंग, मतलब व्यक्तिगत अधिगम। कस्टम री इन्फोर्समेंट स्ट्रेटजीज सूट डाइवर्स लर्नर्स, यानी कि भिन्न भिन्न छात्रों के लिए विशेष योजनाएं बनाई जा सकती हैं, ठीक है, इसे बोलते हैं हम इंडिविजुअल टीचिंग। बिहेवियर मैनेजमेंट, यानी कि व्यवहार को प्रबंधन कैसे किया जा सकता है आखिरकार। तो ये सभी चीज़ें हमारी आती हैं जो हमने अभी जाना है कि किस तरीके से हम आखिरकार बच्चों के अंदर नए नए तरीके की चीज़ें लेकर के आ सकते हैं, ठीक है। तो ये थ्योरी है हमारी पूरी, BF स्किनर ने दी है। आई होप आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन आ जाता है, ये भी 16 मार्क्स का है। देखते हैं इसको कैसे रिप्रेजेंट करके आना है हमें कल के एग्जाम में। क्वेश्चन इज डिस्क्राइब नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटेलिजेंस एंड एक्सप्लेन मल्टी फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। तो अगर आपने 2024 की हमारी वीडियो देखी है तो आप समझ गए होंगे कि भाई ये क्वेश्चन तो 2024 में भी आया था। तो चलिए यहाँ पर अब इसको समझते हैं। तो नेचर ऑफ और कैरेक्टरिस्टिक्स समझते हैं हम। हेरिडिटरी कैपेसिटी, यानी कि इंटेलिजेंस इज इन्फ्लुएंस्ड बाय जेनेटिक इनहेरिटेंस, यानी कि बुद्धि जो है वो आनुवांशिक होती है, मतलब हमको पेरेंट्स से मिलती है वो। रोल ऑफ एनवायरनमेंट, अ प्रॉपर एनवायरनमेंट इज एसेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस, यानी कि
बुद्धि को बढ़ाने के लिए, बुद्धि के विकास के लिए हमको पर्यावरण की जरूरत पड़ती है। अब आप देखिए, अगर आप क्या करेंगे, आप अकेले इंसान, भले ही आप कुछ नहीं है, आप मात्र एक स्टूडेंट है, लेकिन अगर आप जा करके आईएएस के साथ में रहने लग जाएंगे ना, तो आपके अंदर भी कहीं ना कहीं वो आईएएस वाला एटीट्यूड डेवलप होने लग जाएगा। आप भी एक आईएएस की तरह ही सोचने लग जाएंगे, है ना। तो यही चीज होता है कि वातावरण, जो पर्यावरण है, एनवायरमेंट इफेक्ट्स, आपने सुना ही होगा, तो एनवायरमेंट से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। तो इसी वजह से बच्चों के लिए एक हेल्दी एनवायरमेंट हमको बना करके रखना है। अब डेवलपमेंट पीरियड, ह्यूमन इंटेलिजेंस डेवलप सिग्निफिकेंटली अप टू द एज ऑफ 20, और 20 सालों तक बच्चे जो हैं वो बहुत अच्छी तरीके से अपने आप को डेवलप कर लेते हैं। इसी वजह से हमें उनको अच्छी सीख ही हमेशा देनी चाहिए। इंप्रूवमेंट थ्रू एक्सरसाइज, एक्सरसाइज के थ्रू हम उन्हें इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। नो जेंडर डिफरेंस, हमें कोई भी लिंग भेद नहीं करना है, जेंडर डिफरेंस हमको बच्चों के बीच में नहीं लेकर के आना है। अडेप्टेबिलिटी, जैसे आपने देखा होगा स्टूडेंट्स जो है वो स्कूल चेंज करते हैं और काफ़ी दिनों तक नए बच्चों के साथ में वो बोलते ही नहीं हैं, तो इसी वजह से हमें क्या करना है, उन्हें सिखाना है कि किस तरीके से वो अडेप्ट होंगे और नए बच्चों के साथ में घुल मिल सकते हैं। इंटीग्रेशन एबिलिटी, यानी कि समावेशिता, यानी कि विभिन्न स्थितियों को जोड़ने की योग्यता, टीम वर्क जिसको हम बोल देते हैं, तो हम ये सभी चीज़ें जो है वो बच्चों को सिखा सकते हैं, तभी उनकी जो इंटेलिजेंस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब यहाँ पर से हम मल्टी फैक्टर थ्योरी के बारे में पढ़ते हैं, चलिए। तो यहाँ पर मल्टी फैक्टर थ्योरी जो है वो दी थी एडवर्ड एल थॉर्नडाइक ने। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग, इंटेलिजेंस इज नॉट अ सिंगल यूनिट बट अ सेट ऑफ मल्टीपल इंडिपेंडेंट एबिलिटीज। थॉर्नडाइक डिवाइडेड इंटेलिजेंस इनटू 3 टाइप्स। तो यानी कि उन्होंने क्या बताया, थॉर्नडाइक ने बताया, जो हमारा ये द्वारा प्रस्तुत बहुतत्व सिद्धांत के अनुसार बुद्धि एकक इकाई ना होकर स्वतंत्र क्षमताओं का समूह है, ठीक है। तो इसी वजह से हमको क्या करना है, उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया हमारे थॉर्नडाइक ने। फर्स्ट पार्ट क्या है, सोशल इंटेलिजेंस, द एबिलिटी टू डील विद पीपल, यानी कि लोगों के साथ में किस तरीके से हम डील कर सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस, यानी कि द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड वर्बल एंड सिंबलिक कंसेप्ट, यानी कि प्रतीकों और शब्दों के माध्यम से सोचने की क्षमता। अब आप देखिए, जब भी आप किसी भी गवर्नमेंट काम के अंदर में जाते हैं तो आपको हमेशा कुछ नई नई चीज़ें मिलती होंगी। जैसे कि आप सभी बीएड का एग्जाम देने जा रहे हैं, आप टीचर बनने वाले हैं, तो आपको कहीं ना कहीं आपने कभी ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई किया होगा। आपने देखा होगा कि ड्राइविंग लाइसेंस में वो हमको सिंबलिक कंसेप्ट क्लियर कराना चाहते हैं, यानी कि हम सब कुछ देख करके हर एक फील्ड में जो हमारा माइंड है वो काफ़ी अच्छी तरह से चल सके, ठीक है। तभी हम एक बहुत ही अच्छे टीचर बन करके सामने आएंगे। कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस मीन्स द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड वर्क विद फिजिकल ऑब्जेक्ट्स, यानी कि भौतिक वस्तुओं से कार्य करने की क्षमता, यानी कि वही बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज देने के लिए हमको उन्हें हमेशा प्रेरित कर देना चाहिए। अब यहाँ पर से एक और क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास में, जो सेकंड क्वेश्चन की चॉइस में है। तो यहाँ पर है डिस्कस द आइडेंटिफिकेशन एंड एजुकेशनल प्रोसेस फॉर बैकवर्ड चिल्ड्रन। तो बैकवर्ड चिल्ड्रन के लिए अब हमें यहाँ पर से बताना है, तो चलिए ज़रा अब इसको भी पढ़ते हैं। बैकवर्ड चिल्ड्रन आर दोज हु कैन नॉट कीप अप विद द एवरेज एकेडमिक लेवल ऑफ देयर क्लास डिस्पाइट नॉर्मल स्कूलिंग एंड रिपीटेड एफर्ट्स, यानी कि पिछड़े बालक वे होते हैं जो सामान्य स्कूली शिक्षा और बार बार समझाने के बावजूद अपनी कक्षा के औसत स्तर तक नहीं पहुंच पाते, यानी कि कुछ ऐसे वीक स्टूडेंट जिन पर हम बहुत ज़्यादा मेहनत कर लें लेकिन तब भी वो जिस क्लास में पढ़ रहे हैं उसी क्लास के टॉप लेवल तक नहीं पहुंच सकते, टॉप क्या एवरेज स्टूडेंट भी नहीं बन सकते हैं। दे आर नॉट नेसेसरली मेंटली रिटार्डेड बट शो डिलेज इन लर्निंग आउटकम्स, यानी कि वो किसी भी तरीके से ऐसा नहीं है कि वो मंद बुद्धि हैं, नहीं, बल्कि क्या है, वो लर्निंग जो उनकी पावर है ना वो उसको डिले करते हैं, यानी कि थोड़े लेजी होते हैं ये बस। अकॉर्डिंग टू सराइल बर्ड, जो हमारा यहाँ पर सिरिल बर्ड है, इनके अकॉर्डिंग देखते हैं, बैकवर्ड चाइल्ड इज वन who in the middle of his school life cannot do the work of the class below his own level which is suitable for children of his age, यानी कि पिछड़ा बालक वह है जो अपनी आयु के सामान्य बच्चों के स्तर का कार्य करने में भी असमर्थ होता है, ठीक है। काफ़ी स्टूडेंट्स आपने ऐसे देखे होंगे, तो वही स्टूडेंट्स की हम यहाँ पर से बात करते हैं। वैसे अगर सच बात बोली जाए तो ऐसे स्टूडेंट्स काफ़ी कम होते हैं। आजकल जो सभी स्टूडेंट्स हैं वो सभी जो हैं वो दूसरे को देख करके मोटिवेट होते हैं और आगे बढ़ते चले जाते हैं। अब यहाँ पर है कि किस तरीके से आइडेंटिफाई हम कर सकते हैं। ऑब्जर्वेशन मेथड, बिहेवियर इज मॉनिटर्ड इन क्लास, यानी कि कक्षा में व्यवहार का निरीक्षण करना। जब हम पढ़ा रहे हैं तो हमें सभी बच्चों के ऊपर नजर रखनी है, ऐसा नहीं सिर्फ एक को देख करके किए जा रहे हैं, पढ़ाए जा रहे हैं। मेंटल टेस्ट, आईक्यू एंड एप्टीट्यूड टेस्ट हेल्प असेसेस कॉग्निटिव लेवल, यानी कि बुद्धि लब्धि और योग्यता की जांच हम
स्टडी से अलग कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें, ऐसी ऐसी स्टोरीज उनको बता सकते हैं जिसकी वजह से वो क्या कर सकते हैं, बहुत आगे निकल सकते हैं और अपने जो उनका माइंड है उसको आगे लेकर के आ सकते हैं। देखिए कभी कभी क्या होता है, कोई कोई बच्चा पढ़ाई में अच्छा नहीं होता है, तो हमें क्या करना है, उसकी उस पावर को समझना है कि वो किस चीज़ में आगे है, और फिर क्लास में अगर हम एक दो बार उस चीज़ को परफॉर्म करके उसको, उस बच्चे को भी, मतलब जो मंदबुद्धि हम समझते हैं बट वो है नहीं, वो अगर दूसरों की नज़रों में ऊंचा हो जाए किसी एक फील्ड में, तो उसके अंदर थोड़ा बहुत मोटिवेशन आता है और वो भी फिर स्टडी में, एकेडमिक्स में करने लग जाता है, इवन वो ट्राई तो करेगा कम से कम। अब है अचीवमेंट टेस्ट। एकेडमिक परफॉर्मेंस इज एवेल्युएटेड, यानी कि शैक्षिक प्रदर्शन का मूल्यांकन, सभी को बताना कि भाई किसने क्या किया है आखिरकार एग्जाम में। केस स्टडी एंड पर्सनैलिटी इन्वेंट्री, यानी कि केस स्टडी हमको करना है, यानी कि पृष्ठभूमि और व्यवहार का गहन विश्लेषण। अब आपने देखा होगा अगर आप सीबीएसई यूपी बोर्ड किसी भी स्टूडेंट को पढ़ाते हैं तो क्या होता है भाई, उसमें केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस आने लग गए हैं। तो वो इसलिए ही आने लग गए हैं ताकि जो स्टूडेंट है वो एक कंडीशन को समझ करके अच्छे से आंसर कर सके। अब है एजुकेशनल कैरेक्टरिस्टिक्स, कैसे हम पता लगा सकते हैं स्पेशल चाइल्ड के बारे में। स्लो इन रीडिंग एंड राइटिंग, पढ़ने और लिखने में बहुत ही धीमे होते हैं, कमजोर होते हैं। पुअर क्लासरूम पार्टिसिपेशन, क्लासरूम में बहुत कम भागीदार होते हैं। वीक इन क्लास असेसमेंट एंड एग्जाम्स, यानी कि प्रदर्शन बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है इनका परीक्षाओं वगैरह में। कैन नॉट कॉप विद पीयर्स इन अकेडमिक टास्क, सहपाठियों की तुलना में बड़ी ही धीमी गति से सीखते हैं। अब है कॉजेज ऑफ बैकवर्डनेस, अब भाई बैकवर्ड हैं अगर वो चाइल्ड तो क्यों है आखिरकार। फिजिकल, हो सकता है ब्रेन इंजरी हो, वीक हेल्थ हो, या स्पीच इश्यूज हो, यानी कि दिमाग में कभी चोट लग गई हो, कमजोर स्वास्थ्य रहता हो, और बोलने में दोष, यानी कि बोल नहीं पाते हो ठीक से। एनवायरमेंटल, हो सकता है बेचारों के जो परिवार और विद्यालय का वातावरण जो है वो खराब हो। मेंटल, यानी कि लो आई क्यू हो, स्लो प्रोसेसिंग हो, धीमी कार्य प्रणाली हो, धीरे धीरे सीखते हो। सोशल, मतलब आइसोलेशन, यानी कि काफ़ी टाइम तक क्या हो, बाहर घुल मिल नहीं पाता हो। जैसे अगर हम करते हैं ना, एज अ पेरेंट मैं बता रहा हूँ कि अगर हम बच्चों को ज़्यादातर दूसरी बाहर की दुनिया से अलग रखेंगे ना, तो मतलब वो क्या होगा, वो सोशलिस्टिक पर्सन नहीं हो पाएगा, वो खुलकर नहीं सोच सकता, वो दुनिया के बारे में नहीं सोच सकता है, फिर वो सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में ही सोचेगा, और वो भी नहीं सोच पाएगा। क्यों? क्योंकि फिर उसका जो माइंड सेट है वो बिल्कुल नैरो हो जाएगा एकदम। अब यहाँ पर है एजुकेशनल प्रोग्राम, कैसे तरीके से हम इनकी शिक्षक प्रक्रिया होनी चाहिए। इंडिविजुअल अटेंशन एंड रेमेडियल क्लासेस, भाई हम इनको क्या कर सकते हैं, एक्स्ट्रा क्लासेस दे सकते हैं, सहायक शिक्षण दे सकते हैं, और व्यक्तिगत ध्यान इनके ऊपर हम दे सकते हैं, अलग इनको बैठा कर सकते हैं। यूज़ ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स, यानी कि हम इनको कुछ चीज़ सुनाकर बता सकते हैं, दिखाकर पढ़ा सकते हैं, ठीक है। बुक वगैरह का यूज़ करके, मतलब स्मार्ट हम इनको अगर एजुकेशन दें तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। टीचिंग बेस्ड ऑन इंटरेस्ट एंड एबिलिटी, यानी कि किस चीज़ में पढ़ाएं, जिस चीज़ में उनका इंटरेस्ट है, जो उनकी एबिलिटी है उसी के अनुसार हम उनको पढ़ाएं, जैसे कि मैंने भी आपको बताया। अवॉइडिंग ओवरबर्डनिंग, उनके ऊपर ज़्यादा प्रेशर हमको नहीं डालना है। स्पेशल करिकुलम एंड टीचिंग मेथड्स, इनके लिए जो है करिकुलम अलग से पाठ्यक्रम होना चाहिए और अलग से टीचिंग मेथड्स होने चाहिए। और रेगुलर पेरेंट टीचर कोलैबोरेशन, और हमको इनके पेरेंट्स के साथ में भी कोलैब करते रहना चाहिए, बताते रहना चाहिए कि आखिरकार भाई आप भी सहयोग करेंगे तभी हम कुछ आगे कर पाएंगे, तभी आपका बच्चा आगे बढ़ पाएगा। तो आई होप आपको अब ये बैकवर्ड चाइल्ड के बारे में पढ़ लिया होगा, आपने समझ में आ गया होगा। 2024 में हमने गिफ्टेड चाइल्ड के बारे में जाना था, काफ़ी हद तक सेम है, तो बस आपको दोनों क्वेश्चन पेपर समझने हैं, और दोनों का अगर आप मिला करके भी वहाँ लिख कर आएंगे ना, डेफिनेटली यू विल गेट द कंप्लीट मार्क्स। तो चलिए अब ज़रा कंसेप्ट ऑफ पर्सनैलिटी, यानी कि जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो हमको 2 पर्सनैलिटी थ्योरीज बतानी है और कंसेप्ट बताना है पर्सनैलिटी का। ये सेम क्वेश्चन 2024 का है बच्चों, ठीक है। तो एक बार आप उसको देखिए, वहां पर से भी आप सीख सकते हैं, बट कोई बात नहीं, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ एक और बार। पर्सनैलिटी रेफर्स टू द यूनिक एंड ऑर्गेनाइज्ड सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स possessed by a person that influences their thoughts, feelings and behaviors in various situation, यानी कि व्यक्तिगत व्यक्ति की विशिष्ट संगठित विशेषताओं का समूह है जो उसकी सोच, भावनाओं और व्यवहार को प्रभावित करता है। यानी कि सभी चीज़ों से मिलकर के एक इंसान की पर्सनैलिटी बनती है कि किस टाइप की उसकी थिंकिंग है, कैसी वो फीलिंग्स दूसरों के लिए रखता है, और कैसा उसका बिहेवियर हो जाता है अलग अलग सिचुएशंस में। आपने देखा होगा जैसे अगर कहीं पर प्रेशर बनता है तो कुछ लोग चीखने चिल्लाने लग जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, तो ऐसे लोग किसी को पसंद नहीं आते। जबकि जो बिल्कुल शांति से सारे काम कर लेते हैं वो लोग ज़्यादातर लोगों को पसंद आते हैं।
It includes emotional patterns, habits, attitudes and ways of interaction with the environment. ये भावनात्मक प्रवृत्तियों, आदतों, दृष्टिकोणों और पर्यावरण के साथ व्यवहार का मिश्रण होता है। अब यहाँ पर से हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। ऑलपोर्ट की डेफिनेशन है, पर्सनैलिटी इज द डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन विद इन द इंडिविजुअल ऑफ दोज साइकोलॉजिकल सिस्टम्स दैट डिटरमाइन हिज यूनिक एडजस्टमेंट टू द एनवायरनमेंट। यानी कि व्यक्ति के भीतर की मनोदैहिक तंत्रों का गतिशील संगठन है। ध्यान से समझो, देखो कितनी बड़ी बात यहाँ पर बोली, जो पर्यावरण के प्रति उसकी विशिष्ट प्रतिक्रिया को निर्धारित करता है। यानी कि पर्यावरण मतलब क्या, एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग हमारे रिएक्शंस को बताता है। जैसे कि मान लीजिए कोई हमारे सामने खड़ा होकर कुछ उल्टी सीधी बातें बोल रहा है, तो अब हम उसकी हाँ में हाँ मिलाएंगे या फिर उसको बोलेंगे कि भाई आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। इट डिपेंड्स ऑन आवर बिहेवियर, ठीक है, वो हमारे बिहेवियर से ही मैच करता है। आपने देखा होगा जो हमारे दोस्त होते हैं वो भी काफ़ी हद तक हमारी ही तरह होते हैं। तो अगर आपको अपने आप को जानना है ना कि आखिरकार मैं किस तरीके का इंसान हूँ, तो आप अपने दोस्तों की हेल्प ले सकते हैं। आप अपने दोस्तों को बैठकर ऑब्जर्व कीजिए कि भाई अच्छा इंसान है या बुरा इंसान है। वैसे तो देखिए वो आपका दोस्त है, आपको काफ़ी चीज़ अच्छी ही लगेगी, बट एक बार ना जनरली सोच करके देखिएगा, ठीक है, तो आपको पता लगेगा दैट व्हाट इज़ योर रियल पर्सनैलिटी। वॉटसन क्या बोलते हैं पर्सनैलिटी के बारे में? पर्सनैलिटी इज द सम ऑफ एक्टिविटीज दैट कैन बी डिस्कवर्ड थ्रू डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। यानी कि पर्सनल, देखिए अभी मैंने बताया वही चीज यहाँ पर है। पर्सनैलिटी एक्टिविटीज ऑफ सम है, यानी कि सारी की सारी गतिविधियों को जोड़ करके खुद से पहचानना है, ठीक है, उसे ही हम पर्सनैलिटी बोलते हैं। आगे है यहाँ पर सिगमंड फ्रायड, यानी कि मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, साइको एनालिटिक थ्योरी पढ़ते हैं अब। फ्रायड डिस्क्राइब्ड पर्सनैलिटी एज स्ट्रक्चर्ड इनटू 3 पार्ट्स। तो ईडी है ये, ईडी, ईगो, सुपर ईगो। ये बिल्कुल एग्जैक्ट क्वेश्चन जो है वो 2024 का है, तो आप एक बार उसको जरूर देखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर से है आगे, फ्रायड के अनुसार व्यक्तित्व का विकास अचेतन इच्छा और बचपन के अनुभवों से प्रभावित होता है। यानी कि क्या उसकी इच्छाएं हैं, और दूसरा बचपन में उसको किस तरीके से ढाला गया है, बचपन के उसके क्या एक्सपीरियंसेस हैं उसके अकॉर्डिंग। जैसे कि अगर आप देखिए, आप अगर बचपन में मान लीजिए आप बहुत ज़्यादा गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो अगर आप बड़े होकर के एक अच्छी जॉब पा लेते हैं, काफ़ी पैसा भी इकट्ठा कर लेते हैं ना, तब भी आप सोच समझ करके ही खर्च करेंगे, है ना। क्यों? क्योंकि ये चीज़ तो ऑब्वियस सी बात है, वैसा तो है नहीं आप अपनी मर्जी से ऐसे ही खर्च किए जा रहे हैं, नहीं, आप काफ़ी हद तक सोचेंगे उसके बारे में। आप यही सोचेंगे कि थोड़ा पैसा और फ्यूचर के लिए बढ़ा करके रखो। क्यों? क्योंकि आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस से ही यही आपको पता चलता है कि भाई पैसा हमने किस तरीके से अपनी कंडीशन को चेंज किया है। तो यही यहाँ पर से फ्रायड ने बताया है हमें। एक है ट्रेट थ्योरी। अब चलिए ट्रेट थ्योरी के बारे में जानते हैं। ट्रेट थ्योरी भी ट्रेड्स होता है ना, पर्सनालिटी ट्रेड्स, यानी कि कार्डिनल ट्रेड्स, सेंट्रल ट्रेड्स और सेकेंडरी ट्रेड्स। क्या है ये? डोमिनेंट ट्रेड्स दैट डिफाइंस अ पर्सनल लाइफ। यानी कि ऐसे गुण जो व्यक्ति के जीवन को नियंत्रित करते हैं, उन्हें हम कार्डिनल ट्रेड्स बोलते हैं, मुख्य गुण बोलते हैं। फिर मध्यवर्ती गुण यानी कि सेंट्रल ट्रेड्स, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स फाउंड टू सम डिग्री इन एवरी पर्सन। यानी कि ऐसी चीजें जो हर व्यक्ति में पाए जाते हैं। और सेकेंडरी ट्रेड्स मतलब क्या है? ट्रेड्स सीन ओनली इन सर्टेन सिचुएशंस, यानी कि विशिष्ट परिस्थितियों में ही हम उनको देख सकते हैं। यानी कि जब कोई एक ऐसी कंडीशन आ जाए कि हाँ भाई अब हम देखते हैं कि ये इंसान कैसा बिहेव करेगा, तो ये हमारे सेकेंडरी ट्रेड्स होते हैं। तो आई होप आपको पर्सनैलिटी के बारे में काफ़ी कुछ सीखने के लिए यहाँ पर से मिला होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन चॉइस में है। तो यहाँ पर है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मोटिवेशन इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। लर्निंग के प्रोसेस में मोटिवेशन की क्या महत्वता है, हमको बताना है। एंड व्हाट आर द टेक्निक्स यूज्ड बाय द टीचर टू मोटिवेट हिज स्टूडेंट्स फॉर लर्निंग इन क्लास। और बच्चों को हमें क्या बताना चाहिए, एक शिक्षक को क्या बच्चों में, विद्यार्थियों में बताना चाहिए, क्या क्या टेक्निक्स होनी चाहिए, ठीक है, जिससे कि बच्चे मोटिवेट रहें, महत्वाकांक्षी रहें एकदम। तो मीनिंग समझते हैं पहले। मोटिवेशन इज द इंटरनल ड्राइव और डिजायर दैट एनर्जाइजेस, डायरेक्ट्स एंड सस्टेन बिहेवियर टुवर्ड अचीविंग अ गोल। यानी कि अभिप्रेरणा वह आंतरिक शक्ति है। देखिए वह आंतरिक शक्ति यानी कि अंदर से आता है मोटिवेशन। ऐसा नहीं बाहर से वीडियो देखिए, अरे ये लो 200 किलो की डेड लिफ्ट मार दी, नहीं 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 नहीं, वो तो बेकार चीज है, उसमें आप हमेशा अपना लॉस ही करेंगे। तो अभिप्रेरणा वह आंतरिक शक्ति है जो किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति के व्यवहार को प्रेरित, निर्देशित और बनाए रखती है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एजुकेशन इट इनकरेजेस स्टूडेंट्स टू पे अटेंशन, एंगेज एक्टिवली एंड परसिस्ट इन लर्निंग। शिक्षा के क्षेत्र में अगर हम बात करें, यह छात्रों को सीखने की प्रक्रिया में और सक्रिय और सतर्क बनाती है। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है?
क्रिएट्स इंटरेस्ट इन लर्निंग, यानी कि लर्निंग में रुचि उत्पन्न करता है। इंक्रीजेज अटेंशन एंड कॉन्सेंट्रेशन, ध्यान और एकाग्रता को बढ़ाता है। ठीक है, तो बाकी और पार्ट्स हैं, ये सभी आप देख सकते हैं। और इसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना नंबर गिवन दिया हुआ है, वहां पर से भी आप क्या कर सकते हैं, इसकी पीडीएफ को हमसे ले सकते हैं हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज करके। अब यहाँ पर हम देखते हैं टेक्निक्स, भाई क्या क्या टेक्निक्स है। तो देखिए काफ़ी ज़्यादा टेक्निक्स दिख रही हैं, पढ़ते हैं। यूज ऑफ रिवॉर्ड्स एंड प्रेजेस, अब देखिए ऊपर भी हमने पढ़ा कि भाई क्या रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट टेक्निक, तो वही है रिवॉर्ड एंड प्रेज। एनकरेजेस पॉजिटिव बिहेवियर एंड अचीवमेंट्स, यानी कि अच्छे व्यवहार और उपलब्धियों को प्रोत्साहित करना है हमें। सेटिंग क्लियर गोल्स, छात्रों को अपेक्षाओं और सफलता समझाने में सहायता करता है। अब भाई ऐसा नहीं बच्चों को पढ़ाए जा रहे हो, उसे बताओ तो सही पढ़ाई करके आखिरकार क्या मिलेगा, है ना। एक्टिव पार्टिसिपेशन, सक्रिय सहभागिता, समूह कार्य, चर्चा, गतिविधियों का आयोजन, कुछ ऐसी चीजें। अब देखा होगा आप लोगों ने, प्राइवेट स्कूल्स क्या करते हैं, हर फंक्शन पे क्या बोलते हैं, भाई अब फंक्शन होगा हमारे, है ना, हम एक प्ले करेंगे। अब उस प्ले में हर स्टूडेंट नहीं जाता, हम क्या सोचते हैं, भाई हम क्यों करें, हम तो नहीं जाएंगे, हम तो नहीं करेंगे। लेकिन अब देखिए यहाँ पर अगर आप एक सचमुच के शिक्षक बनना चाहते हैं तो कितनी सारी चीज़ें कि आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा। अब आप देखते हैं सिंगर्स हैं, म्यूजिशियंस हैं, लाखों लोगों के सामने खड़े होकर के गाना गा देते हैं। क्या हम में वो एबिलिटी है कि अगर हमारे सामने 10-20 लोग भी खड़े हो जाएं हम अपनी बातें उनको बता सकें? अगर नहीं है तो बच्चों आप कैसे ही पढ़ा पाओगे बच्चों को, है ना। बच्चे कैसे कैसे क्वेश्चंस करते हैं, आजकल बच्चे बहुत ज़्यादा एडवांस हो रहे हैं और बच्चे तो ये सोचते हैं कि मुझ में टीचर से ज़्यादा नॉलेज है। तो उस चीज़ को आप कैसे टैकल करोगे, जस्ट बाय एनहेंसिंग योर टेक्निक्स। ठीक है, तो ये सभी आपको पढ़ना है। और चलिए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा और इनको तो आप खुद से भी बना करके लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर से नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, यानी कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं के प्रकार बताने हैं। तो भाई इंटेलेक्चुअल डिफरेंसेस यानी कि बौद्धिक बुद्धि के हिसाब से हम डिफरेंट होते हैं। इमोशनल भावनाओं के हिसाब से हम अलग अलग होते हैं। फिजिकल शारीरिक भिन्नता होती है हमें। सोशल डिफरेंसेस सामाजिक भिन्नता होती है। और लैंग्वेज यानी कि भाषा और सांस्कृतिक भिन्नता होती है। डेलिक्वेंट चाइल्ड यानी कि अपराधी बालक क्या होता है? A delinquent child is one who repeatedly show anti-social behavior such as stealing, lying or aggression and violates societal norms and school rules। यानी कि अपराधी बालक वह बालक होता है जो बार बार चोरी, झूठ बोलना और आक्रामकता जैसे सामाजिक व्यवहार करता है और समाज व विद्यालय के नियमों का उल्लंघन करता है। तो इसी वजह से भाई अगर ऐसा कोई बच्चा है तो वो डेलिकेंट चाइल्ड है। ऐसे बच्चों को सस्पेंड या फिर रेस्टिगेट किया जाना चाहिए, तभी उनको अकल आती है। आगे है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिएटिविटी, यानी कि सृजनात्मक की विशेषताएं बतानी है। तो बच्चों ये भी क्वेश्चन जो है हमारा लास्ट वीडियो से रिलेटेड है, तो एक बार वो जरूर देख लेना। काफी क्वेश्चन रिपीट होते हैं, है ना, और लॉन्ग नहीं, शॉर्ट क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं हमारे। ओरिजिनल थिंकिंग यानी कि मौलिक सोच, क्यूरियोसिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, विचारों का प्रवाहशीलता और जोखिम उठाने की क्षमता, ये सब क्रिएटिविटी की कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि विशेषताएं हैं। अब गिफ्टेड चाइल्ड की कैरेक्टरिस्टिक, ये भी बिल्कुल सेम क्वेश्चन है भाई। हाई IQ, 120 से ज़्यादा IQ होता है, यानी कि बुद्धि लब्धि ज़्यादा है। फास्ट लर्निंग एबिलिटी, बहुत जल्दी सीख लेते हैं। रिच वोकेबुलरी, समृद्ध शब्दावली होते हैं उनके पास, शब्द बहुत सारे होते हैं बोलने के लिए। ओरिजिनल थिंकिंग, मौलिक चिंतन होता है। और एक्सीलेंट मेमोरी, उत्कृष्ट स्मृति होती है। स्टेजेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, तो भाई इन्फेंसी 0 से 2 साल, यानी कि जब बच्चा पैदा होता है उसके 2 साल तक उनको हम क्या बोलते हैं, शैशवावस्था। चाइल्डहुड, फिर 2 से 12 साल तक वो बाल्यावस्था, बच्चा होता है। फिर अडल्ट, किशोर अवस्था होती है 12 से 18 साल में। और अडल्टहुड यानी कि प्रौढ़ावस्था होती है 18 के ऊपर, जो कि अब हमारी चल रही है। ठीक है, अब है पियागेट्स थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी कि पियाजे का संज्ञात्मक विकास सिद्धांत हमको बताना है। तो ये है भाई सेंसोरी मोटर 0 to 2 ईयर्स, लर्निंग विया सेंसेस, यानी कि इंद्रियों से कैसे हम सीख सकते हैं। प्री ऑपरेशनल, ये न्यू क्वेश्चन है, ये लास्ट ईयर में नहीं था, इसको ध्यान से समझिए। 2 से 7 साल के लिए, यानी कि सिंबॉलिक थिंकिंग, प्रतीकात्मक चिंतन, उसको हम सिंबल्स दिखा दिखा करके बता सकते हैं कि बच्चे ये ट्रेन है, ये एप्पल है, देखा होगा ना आपने, आजकल यही चलता है, ये फॉर एप्पल, तो एप्पल उनको दिखाओगे तो उनको समझ में आ जाएगा, देखकर वो बोलेगा ये एप्पल है भाई। ठीक है, तो ये है प्री ऑपरेशनल। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल यानी कि तर्कयुक्त चिंतन, अब हम क्यों लॉजिकल थिंकिंग उनके ऊपर डेवलप करनी है, डिबेट्स में उनको पार्टिसिपेट कराना है। और फॉर्मल ऑपरेशनल यानी कि 11 से ऊपर क्या है, अमूर्त चिंतन, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, जो चीज़ नहीं है उसके बारे में भी सोचना बच्चा शुरू कर देता है। बच्चे क्या, हम भी वही सोचते हैं भाई। अब जैसे कितने बच्चे ये सोच रहे होंगे बिना पढ़े कल B.Ed में पास हो जाएंगे, तो अभी ये तो वही नहीं हो सकता ना, पढ़ना तो पड़ेगा ही। अब है
डिफाइन द टर्म इंटेलिजेंस, ऊपर भी पढ़ा है, 2024 में भी आया है, तो इससे ही आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू लर्न, अंडरस्टैंड एंड अप्लाई नॉलेज टू सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड अडेप्ट टू न्यू सिचुएशंस, यानी कि बुद्धि जो है वो सीखने, समझने, समस्याओं को हल करने और नई परिस्थितियों के अनुकूल बनने की क्षमता होती है। काइंड ऑफ री इन्फोर्समेंट, तो पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी कि अच्छे व्यवहार पर पुरस्कार देना क्या होगा, सकारात्मक पुनर्बल हो गया, और नकारात्मक क्या होगा, कष्टप्रद स्थिति को हटाकर व्यवहार को बढ़ाना। आईक्यू का फॉर्मूला आ गया, तो ये भी लास्ट क्वेश्चन है, तो ये हो सकता है कल भी आपको मिल जाए एग्जाम में, ध्यान से समझ लो। तो आईक्यू इक्वल्स टू मानसिक आयु बट्टा वास्तविक आयु, यानी कि मेंटल एज अपॉन क्रॉनिकल एज इनटू 100। टू टेस्ट्स ऑफ क्रिएटिविटी, यानी कि बच्चों की क्रिएटिविटी जानने के लिए दो टेस्ट बताने हैं, तो टोरेंस टेस्ट ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग और गिलफोर्ड्स अल्टरनेटिव यूजेस टेस्ट, तो ये दो हैं। डिफेंस मैकेनिज्म, रक्षा युक्तियां हमको बतानी है। अनकॉन्शियस स्ट्रेटजीज यूज्ड बाय इंडिविजुअल टू रिड्यूस एंग्जाइटी, यानी कि एग्जांपल्स हो गए रिप्रेशन, डिनायल, प्रोजेक्शन, यानी कि चिंता या तनाव से बचने के लिए व्यक्ति द्वारा उपयोग किए जाने वाली अचेतन रणनीतियां, यानी कि अगर आपको स्ट्रेस कम करना है तो उसके रिएक्शन में आप क्या क्या करते हैं, ये सभी चीजें हमारे डिफेंस मैकेनिज्म में आती हैं। साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ बिहेवियर, जो मनोविज्ञान है वो व्यवहार का विज्ञान है, ये किसने बोला, जे.बी. वॉटसन ने बोला था, तो याद रखिएगा आप इसको। वैसे तो 2 मार्क्स का है, पूरा जे.बी. वॉटसन लिखकर पूरा क्वेश्चन लिख देना, वॉट हटाकर, ठीक है। डिफाइन इमोशनल इंटेलिजेंस, भावनात्मक बुद्धि की परिभाषा देनी है, तो एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज, अंडरस्टैंड, मैनेज एंड एक्सप्रेस इमोशंस इन सेल्फ एंड अदर्स, यानी कि स्वयं और दूसरों की भावनाओं को पहचानने, समझने, व्यक्त करने और नियंत्रित करने की क्षमता को ही हम क्या बोल देते हैं, भावना, इमोशनल इंटेलिजेंस बोलते हैं, भावनात्मक बुद्धि बोलते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मेंटल हेल्थ, यानी कि मानसिक स्थिति से क्या आप समझते हैं भाई। ऐसी मानसिक स्थिति जिसमें व्यक्ति अपनी क्षमताओं को पहचानता है, तनाव को संभाल सकता है और कार्य क्षमता बनाए रखता है और समाज में योगदान देता है, उसे हम मानसिक स्वास्थ्य बोलते हैं। A state of well-being in which a person realizes their abilities, can cope with stress, work productively and contribute to society. Who was the propounder of drive theory of motivation, यानी कि प्रेरणा संबंधी ड्राइव सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, क्लार्क हल, ठीक है, याद रखना है, क्लार्क हल जो हैं वो प्रेरणा संबंधी ड्राइव सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। हु इज द प्रोपाउंडर ऑफ मल्टी फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, भाई हमने ऊपर पढ़ा था मल्टी फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस के बारे में, तो कौन है, एडवर्ड एल थॉर्नडाइक, ठीक है। इनके बारे में 2024 में भी काफ़ी ज़्यादा पूछा गया था, तो इसलिए इनसे रिलेटेड सारे क्वेश्चन आप लोगों को पढ़ लेने हैं। और मैं एक बार और बता देता हूँ, पीडीएफ का जो नंबर है वो आपको मैंने व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाइए, व्हाट्सअप पर हमसे मांगिए पीडीएफ और अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। हु गेव द कंसेप्ट ऑफ मेंटल एज, यानी कि मानसिक आयु का प्रत्यय किसने दिया था भाई, अल्फ्रेड बिनेट ने दिया था। तो आई होप आपको आज के ये सारे क्वेश्चंस समझ में आए होंगे और कल का एग्जाम आपका काफ़ी ज़्यादा अच्छा जाएगा। इन दोनों वीडियोस को आप सेव कर लीजिए और दोनों वीडियोस को एग्जाम से एक बार पहले फास्ट मोड में देख करके जरूर जाना है, और रात में आपको बैठ करके इनके नोट्स पढ़ने हैं। नोट्स आपको कहाँ मिलेंगे, दोबारा से मैं बता देता हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर गिवन है, वहाँ पर जाइए, मैसेज कीजिए और नोट्स ले लीजिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी बने रहिए हमारे चैनल के साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके।